हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल फूलदेही पे। और देखिए यहाँ पर हमने एक सीरीज़ शुरू की है हिंदी की, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 2 पहले ला चुके हैं और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं ना, चाहे वो यूके ट्रिपल एस सी के हो या यूके PSC के हो, जो भी उनका पैटर्न है उसी बेस पर हम क्वेश्चन ला रहे हैं। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट ला चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो दोनों प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी आज है हिंदी प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उनको अटेम्प्ट करना। बाकी ये बताना मुझे कि 20 में आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। और आने वाले आगामी एग्ज़ाम जो कि फॉरेस्ट गार्ड है, कनिक्सा आएगा है, और सींचपाल की भर्ती आने वाली, बाकी जो पुलिस की भर्तियाँ तो हैं ही, उनके लिए अपने को तैयार कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, पशुता शब्द उदाहरण है। ठीक है, तो संज्ञा के बारे में पूछ रहा है कि पशुता शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए है भाववाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। देखो, पशु होता है संज्ञा, ठीक है, कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक। बट ये पूछ रहा है कि पशु ता लग गया ना, तो ता में क्या आ जाएगा, भावना आ रहा है ना, कोई भावना आ रही ना, तो ये समझो कि भाववाचक है। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भाववाचक। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आराम से समझते हुए चलिए, और जितने भी क्वेश्चन हैं आप आराम से अटेम्प्ट कीजिए। देखो, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना होता है, वरना वहाँ पर गलत सही का हमें कन्फ्यूजन हो जाता है और हम क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सही युग्म का चयन करें। अब देखो, एक साइड में युग्म दिए गए हैं, जितने भी आपके जनसंचार के माध्यम हैं वो दिए गए हैं, और दूसरे साइड उनके माध्यम दिए गए हैं। ठीक है, जनसंचार माध्यम क्या क्या होते हैं, आपके रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सारे आपके जनसंचार के माध्यम हैं। तो हमें दिया है ऑप्शन ए रेडियो श्रव्य माध्यम, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो रेडियो है वो हम सुनते हैं उसको। ठीक है, तो रेडियो सुनने में काम आता है, तो श्रव्य माध्यम में सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है टीवी श्रव्य माध्यम और दृश्य माध्यम। देखो, टीवी को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, और एक बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि टीवी किस प्रकार का माध्यम है, तो आप बताएंगे कि श्रव्य तो है ही, सुन तो सकते ही हैं, बट हम उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम में आता है। ठीक है, ऑप्शन सी दिया है ईमेल आधुनिक दृश्य माध्यम, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि जो ईमेल है वो आधुनिक दृश्य माध्यम का उदाहरण है। ठीक है, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी युग्म सही। अब देखो, सब युग्म तो सही है फिर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कभी कभी एक क्वेश्चन भी पर्टिकुलर पूछ लेता है, जैसे पूछ लेगा कि आधुनिक दृश्य माध्यम का एग्जाम्पल बताइए, तो आप क्या बताओगे, ईमेल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। देखो, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, गलत पूछ रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमसे गलती से गलत की जगह या सही पढ़ लेते हैं, या सही की जगह गलत पढ़ लेते हैं, और हम अपना क्वेश्चन ख़राब कर बैठते हैं। तो आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। देखो, एक साइड आपको कवि दिए हुए हैं, एक साइड आपको कवि दिए हुए हैं, एक साइड उनकी कृति दी हुई है, तो आपको बताना है कि कौन सा मेल नहीं खाता। ठीक है, कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन ए दिया है चाँद का मुँह टेढ़ा गजानन मुक्तिबोध। हाँ, ये राइट हो जाएगा, क्योंकि भाई देखो, जो चाँद का मुँह टेढ़ा है ये गजानन मुक्तिबोध जी की ही रचना है। ठीक है, ऑप्शन बी है ज्योत्सना, और ये सुमित्रानंद पंत जी की, ये भी राइट आंसर हो जाएगा, ये भी सही है। और ऑप्शन सी है कल्पलता, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी, हाँ ये भी सही है। और ऑप्शन डी है अनामदास का पोथा, पोता। ठीक है, अनामदास का पोता, माखनलाल चतुर्वेदी, शायद ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो अनामदास का पोता है ना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बाकी माखनलाल चतुर्वेदी जी की आपको रचना बताएं, इसमें क्या हो सकती है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है एक तो हिमकीर्तनी, हिमतरंगिनी, और पुलिस के पेपर में पूछा गया है हिमकीर्तनी, आगे शायद इसमें पूछा गया है। और माखनलाल चतुर्वेदी से एक चीज़ और याद करनी है आपको, इनको क्या कहा गया है, एक भारतीय आत्मा कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, एक भारतीय आत्मा कहा गया है, क्योंकि जो इनकी रचना है उसमें राष्ट्रीय भावना से कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से लुंठित व्यंजन कहलाता है। आपको याद रखना है, एक तो लॉ और एक रॉ, इन व्यंजनों से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि लॉ को क्या कहते हैं और रॉ को क्या कहते हैं। तो देखो, वो पूछा है कि लुंठित व्यंजन क्या है, तो लुंठित व्यंजन आपका क्या हो जाएगा, रॉ। ठीक है, अब इसे याद कैसे कर सकते हो, देखो, जो लुंठित में क्या शब्द है, लॉ है ना, लुंठित किससे बना है, लुंठित में लॉ बना है ना, तो लुंठित लॉ नहीं है, रॉ है, ऐसे याद करना है इसको। ठीक है, लुंठित लॉ नहीं, रॉ है, तो एक दो बार में थोड़ा दिक्कत होगी, बाद में आप समझ जाओगे क्या है करके। तो आप याद रखना कि लुंठित लॉ नहीं, रॉ है, तो लुंठित क्या है, रॉ, और पार्श्विक पूछेगा, पार्श्विक लॉ है। ठीक है, पार्श्विक कौन सा है, लॉ, और लुंठित क्या है, रॉ। ठीक है, समझ आ जाएगा ना, कि लुंठित पूछेगा तो रॉ, लुंठित में आप ऐसे लगा सकते हो कि लॉ लॉ नहीं है, तो लॉ लॉ नहीं है तो क्या है, रॉ है नहीं, तो लुंठित में रॉ, और बाकी पार्श्विक में लॉ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का क्वेश्चन नंबर 5 है,
ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, देखो हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में वर्णों की कितनी संख्या है। वैसे आप जानते हो कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है, ठीक है भाई। बट हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने हैं, ठीक है, वर्णों की संख्या। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको याद रखना पड़ेगा जो 46, चाहे इसको आप रटो, फैक्ट के तौर पर रट लो, बट यह है कि 46 जो है वर्णों की संख्या कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, सूर्योदय में कौन सी संधि है। देखो भाई संधियों से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो ये होना चाहिए कि सूर्योदय बना किस शब्द से है, ठीक है। सूर्य प्लस उदय से बना है, ठीक है, सूर्य प्लस उदय से बना है। अब देखो सूर्य में क्या है, यो के पीछे क्या होगा, ओ, और इसका ऊ, ये मिलके क्या बना देंगे, ओ बना देंगे, ठीक है। जहाँ पर भी ओ और ऊ हो, ये मिलके क्या बना देते हैं, ओ बना देते हैं। और आपको याद होगा जो ओ और ए, ये जहाँ भी आपको संधि में दिखेंगे ये गुण संधि है। क्या संधि है, गुण संधि है, ठीक है, गुण संधि के प्रकार है। तो सिंपली पता चल रहा है कि जो सूर्योदय है वह किस संधि से बना है, सूर्य प्लस उदय से बना है, ठीक है। संधियों को अच्छे से एक बार तैयार करो। एक बार चीज़ें पढ़ने की बात है, अगर आप एक बार इनको पढ़ लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो फिर उसको आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ता। एक बार में ही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सही सर्वनाम युग्म का चयन करो। देखो युग्म वाले क्वेश्चन बहुत लाया हूँ मैं आज, ठीक है। आपको जोड़े जोड़ने हैं बस, युग्म मतलब जोड़े। तो एक साइड आपको सर्वनाम दिए गए हैं और दूसरी साइड में आपके कौन से प्रकार के हैं ये बताया गया है। तो आपको उनको मिलाना है कि कौन सा इसमें सही है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है तुम्हें मध्य पुरुष सर्वनाम। तुम्हें देखो, तुम हो गया, तुम्हें हो गया, ये सारे किस में आते हैं, मध्य पुरुष, ये तो सही है। हम उत्तम पुरुष सर्वनाम, ये भी सही हो जाएगा। देखो हम और मैं, ये भी उत्तम में आते हैं, ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है। और ऑप्शन सी है उन्हें, उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम। देखो उन्हें, वो, वे, ये सारे अन्य में आते हैं। तो देखा जाए तो सभी आंसर सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तम पुरुष कहेगा तो इसमें मैं, हम, ये आ जाएगा। मध्य पुरुष कहेगा इसमें तुम, तेरा, तुम्हारा, ये आ जाएगा। तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या, किसी तीसरे की बात हो रही है, ठीक है। तो तीसरे की बात हो रही है मतलब वे, उनका, उन्हें, इसके ऑप्शन हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में संज्ञा और उसके विशेषण का सही युग्म का चयन कीजिए। देखो एक साइड में संज्ञा दिया गया है और दूसरी साइड में विशेषण दिए गए हैं उनके, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो ऑप्शन ए है कल्पना। कल्पना का विशेषण दिया है कल्पनित, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। पशु, पशुत्व, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसका पार्श्विक होता है। क्या होता है, पार्श्विक, पशु का पार्श्विक होता है। और समा, समाधान, ये भी गलत हो जाएगा। समा का सम्य होता है, ठीक है, क्षम्य कह सकते हैं इसको, क्षम्य होता है। और राष्ट्र का राष्ट्रीय, ये सही हो जाएगा। जो राष्ट्र है उसका राष्ट्रीय ही होता है, बट समा का सम्य हो जाएगा और पशु का पार्श्विक हो जाएगा। बाकी जो कल्पना है, कल्पना की विशेषता क्या आएगी, कल्पित आएगी, ठीक है। क्या आएगी, कल्पित। इन चीज़ों को आराम से समझते हुए चलिए। चलो आज का क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द है। सॉरी थोड़ा तबीयत ख़राब है तो इस वजह से आपको आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द है, मतलब इनमें किसकी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। अब पूछा है श्रृंगार का पूछा है। देखो ए बी सी, चलो डी ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, मैं दे देता हूँ। डी क्या होगा, श्रृंगार, ये ऑप्शन डी है आपका, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन डी ही इसका राइट होगा, ठीक है। क्यों, अब कुछ लोग सी पे जा रहे होंगे। देखो भाई श्रृंगार ये नहीं होता, ठीक है। आप सोचोगे ये श्रृंगार होता है, ये इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें डबल मात्रा होती नहीं है भाई। अगर रॉ यहाँ लगा है तो ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं है, समझ रहे हो। एक बार और बता देता हूँ, जैसे देखो मात्रा लगा रखी है ना रॉ की, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक रॉ लगाया है, तो इसलिए श्रृंगार की सही वर्तनी ये हो जाती है, ठीक है, ना कि ये, समझे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अवनी का विलोम शब्द होगा। अब विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी पहले हमको अवनी का पता होना चाहिए कि अवनी का अर्थ क्या होता है भाई। अवनी है क्या, अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है, पृथ्वी। तो ऑप्शन देख के आप बता सकते हो कि पृथ्वी का विलोम शब्द क्या है भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा अंबर। क्वेश्चन नंबर 11, गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। यहाँ पर एक मुहावरा पूछा गया है। क्या पूछा गया है, गुलर का फूल होना। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए अत्यधिक सुंदर होना, ऑप्शन बी विचित्र होना, ऑप्शन सी दुर्लभ होना और ऑप्शन डी प्रिय होना। तो आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखो गुलर का फूल हो या ईद का चाँद हो, बात एक ही है, ठीक है। बोलते हैं ना कि तुम ईद का चाँद हो गए हो, मतलब बहुत दुर्लभ हो गए, दिख ही नहीं रहे हो भाई।
और गुलर का फूल हो गया, मतलब गुलर का फूल ऐसा है कि बहुत कम दिखाई देता है ना, तो वही चीज़ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्लभ होना। ठीक है, कोई चीज़ बहुत दुर्लभ हो जाना। और जब तक आप तैयारी करो ना, तो आप लोग भी दुर्लभ हो जाइए भाई, क्योंकि दुर्लभ होना ज़रूरी है। अगर हर जगह अवेलेबल रहोगे तो कोई आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, तो तैयारी में तो आपको दुर्लभ होना ही पड़ेगा, तो आप भी गुलर का फूल हो जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, समीप छोटा गौण में कौन सा उपसर्ग आता है? समीप जो पास की चीज़ें हैं, ठीक है, समीप हो गया, और जो छोटी हैं या गौण है जो मतलब जो बहुत कम मात्रा में है, तो उसके लिए हम कौन सा उपसर्ग यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन, चलो एक ऑप्शन यहाँ पर मिटा देता हूँ उसको, यहाँ पर उप है। ठीक है, उप। तो ऑप्शन ए है उत, ऑप्शन बी है उप, ऑप्शन सी है उ, या ऑप्शन डी है उर। कौन सा हम उपसर्ग लगाएंगे? आपको पता होना चाहिए उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं। ठीक है, उपसर्ग आगे हमेशा आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर उप हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर हम समीप की चीज़ या छोटी या गौण चीज़ों पर उपसर्ग लगाएंगे तो उप लगाएंगे। ठीक है, उप। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा एक पहाड़ी लोकोक्ति से है, जो कि आजकल आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछता ही है, तो इसको आप आराम से पढ़िए। देखो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है ना, आप आराम से पढ़िए और थोड़ा हिंदी और पहाड़ी कुमाऊनी जो भी है या गढ़वाली कह सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन बनाइए और आपका आंसर खुद निकल आता है। आपको थोड़ा सा शब्दों से खेलना आना चाहिए, और क्या पूछ रहा है, कैसे शब्द बना रहा है और क्या उसका अर्थ दिया है, ऑप्शन दिया है, उसको आराम से पढ़ोगे तो आंसर आपका आ ही जाएगा। तो क्वेश्चन दिया है, बाजे लकड़ी जय है। ठीक है, डबल कर दो इसको, बाजे लकड़ी कैड़ी भली का उचित अर्थ होगा। देखो, बाजे लकड़ी कैड़ी भली का उचित अर्थ बताइए। बाँस से आप समझ रहे हो कि बाँस की लकड़ी। ठीक है, कैड़ी क्या होता है? जो बाँस की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उन्हें कहते हैं कैड़ी। ठीक है, शायद पहाड़ी या कुमाऊँ में कैड़ी कहते हैं। ठीक है, कैड़ी। और भली मतलब अच्छा। ठीक है, तो वही चीज़ है भाई, जो बाँस की छोटी छोटी लकड़ी है ना, उनकी भी एक अलग वैल्यू है। बाँस की तो है ही, सबसे बड़ी चीज़ है कि बाँस की तो महत्व तो है ही, बट उसकी जो छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं उनकी भी महत्वता है। ठीक है, क्योंकि हमेशा गुणगान उसी के होते हैं जो अपने पे एक महत्वता रखता है। तो इसी प्रकार इसके ऑप्शन दिए गए हैं, सम्मान देना, अपेक्षा से अधिक प्राप्त होना, गुणवान वस्तु को महत्व देना, या झूठी शान दिखाना। तो राइट आंसर क्या होगा? बाजे लकड़ी कैड़ी भली, मतलब गुणवान वस्तु को महत्व देना। ठीक है, उसकी हर चीज़ को महत्व देना। देखो आप बाँस की छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं, उनको कैड़ी कह रहे हैं, उनको भी वैल्यू दे रहे हैं भाई एक, है नहीं? तो इसका अर्थ यही है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। देखो एक वचन और बहुवचन से क्वेश्चन आते हैं, और आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ के जानी पड़ेंगी। जो एक वचन है, जो सदा एक वचन में यूज होते हैं, या कोई सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, वो शब्द क्या क्या है, आपको एग्जाम से पहले उन चीज़ों को अच्छे से याद करना होगा और उनको समझ के जाना होगा। ठीक है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है वर्षा और जनता, ऑप्शन बी है हाथ लोग, ऑप्शन सी है हस्ताक्षर और जनता, ऑप्शन डी है प्राण और बाल। देखो वर्षा होती है तो ये तो एक वचन है ही, जनता आती है तो ये भी हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखिए, हाथ और लोग आते हैं तो ये बहुवचन हो जाएगा। हस्ताक्षर किए जाते हैं, ये भी बहुवचन हो गया, बट जनता यहाँ पर एक वचन है। प्राण जाते हैं, ये हमेशा बहुवचन में यूज होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्षा होती है और जनता आती हैं, तो हमेशा एक वचन में यूज हो रहा है इनका। चलो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो इसे एक शब्द में कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अनोखा, ऑप्शन बी अद्भुत, ऑप्शन सी सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन डी अद्वितीय। अब देखो भाई, अनोखा, अनोखा तो उसे कहेंगे जो हमने आज तक नहीं देखा ना, जो कुछ स्पेशल चीज़ है, कुछ अनोखी चीज़ होगी, वो तो होगा नहीं। ठीक है, अद्भुत, अद्भुत भी नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ जो सबसे महान है वो भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा अद्वितीय। कैसे? देखो वो कह रहा है जिसके समान दूसरा ना, अब द्वितीय क्या अर्थ होता है? दूसरा ना, तो इसमें अद्वितीय जुड़ गया, तो अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई और दूसरा ना हो, है ही नहीं मतलब। ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अद्वितीय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, ये अलंकार से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, सम सा सी सरिस आदि किस अलंकार के वाचक शब्द हैं? मतलब ये पूछ रहा है कि किस अलंकार में ये शब्द यूज होते हैं। ठीक है, और इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो देखो, सम मतलब किसी की समानता कर रहा है, किसी से तुलना कर रहा है। सा से भी हम क्या करते हैं, किसी से तुलना करते हैं, उससा नहीं है या उतना सा नहीं है। ठीक है, या सी नहीं है, तो इन सब में तुलना का भाव दिख रहा है। क्या किस चीज़ का दिख रहा है? तुलना। और तुलना हमेशा कहाँ होती है? उपमा अलंकार में होती है ना। उपमेय से उपमा का हम तुलना करते हैं कि भाई इतने से इतना है, या उससा है, या उससी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपमा अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं पर भी आपको सम सा सी सरिस ऐसे शब्द दिखते हैं तो आप सीधे उपमा अलंकार पर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से एक गढ़वाली उपबोली है। ठीक है, ये गढ़वाली होगा ना कि घरवाली, सॉरी गढ़वाली नहीं, सॉरी गढ़वाली हो गया ना कि घरवाली। ठीक है, गढ़वाली उपबोली है, मतलब गढ़वाली की एक बोली है पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो, तो पगहाई तो होगी नहीं,
खस पड़ जाए तो कुमाऊनी है, जो हरी ऊपर की एरिया की है नहीं होगा तो सलानी। सलानी क्या है, जो टिहरी एरिया है ना, टिहरी एरिया में बोली जाती है, ठीक है ये बोली। तो इसलिए आपको याद रखना है जो सलानी है ये क्या कहलाएगी, एक गढ़वाली बोली है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखो ऐसे बोलियों से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको अच्छे से कुमाऊं की और गढ़वाल की जितनी बोलियाँ हैं उनको याद करते हुए चलना है। इसके बाद मैं परियोजनाओं पर एक वीडियो लाने वाला हूँ, जो कि एक वीडियो पे ही सारी परियोजनाएं होंगी, और उसके बाद मैं बोलियों पर लाऊंगा, ठीक है। एक वीडियो पूरी बोलियों पर लाऊंगा, जिसमें क्या होगा कि सारी बोलियाँ एक ही वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, चाहे वो कुमाऊं की हो या गढ़वाल की हो। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोग्यवाह कहलाते हैं। अयोग्यवाह कौन से हैं भाई, आपने पढ़े होंगे जब आपने वर्णमाला पढ़ी होगी ना, तो उसमें दो वर्ण आपने पढ़े होंगे जिन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अंग और अह, ये दोनों क्या कहलाते हैं, अयोग्यवाह कहलाते हैं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, इन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है और बहुत बार पूछा भी जाता है। और जल्दी ही मैं उत्तराखंड पुलिस जो पेपर एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उस पर एक वीडियो लाने वाला हूँ कि वो पेपर कैसा आया था, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आने वाले बच्चे हैं जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हेल्प हो जाएगी कि पेपर कैसा आता है, ठीक है, पुलिस का। तो इसलिए शायद कल सुबह तक उसको मैं अपलोड कर दूंगा इस चैनल पे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है, उपरोक्त की पहचान कीजिए। मतलब 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक कोई अलग अर्थ दे रहा है। ये किसी से भी हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि विलोम दे देगा 4 सेम, या कभी कभी 4 पर्यायवाची सेम दे देगा, ठीक है। तो आपको, या कभी कभी समान शब्द दे देगा, उनके अर्थ वाले दे देगा, तो आपको पहचानना होता है कि इनमें से भिन्न कौन सा है, ठीक है, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर देखो तो क्या दिया है, यहाँ पर मुझे जहाँ तक लग रहा है ये पर्यायवाची से संबंधित दिया है। इसमें से एक 3 सेम पर्याय होंगे बट एक अलग होगा। ऑप्शन ए है घड़ा, ऑप्शन बी है राशि, ऑप्शन सी है पर्व और ऑप्शन डी है तिलक। तो यहाँ से सिंपल सा आप देख सकते हो, सीधे माइंड में आ रहा होगा अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हो ना, जैसे पर्याय हो गया, विलोम हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, तो ऑप्शन देखते ही आपके माइंड में आ जाता है कि भाई ये इसका आंसर नहीं है या इसके बारे में पूछ रहा है। जैसे मेरे माइंड में आया कि घड़ा, राशि और पर्व, ये तीनों किस चीज़ का है, ये कुंभ के पर्यायवाची हैं, ठीक है। किसके हैं, कुंभ के पर्यायवाची। घड़ा भी होता है कुंभ का, राशि भी कुंभ होती है, पर्व भी त्यौहार एक होता है ये कुंभ। तो जो ऑप्शन डी है तिलक, ये इनसे मेल नहीं खाता, ठीक है, इन तीनों से मेल नहीं खाता, तो यही सही आंसर हो जाएगा। ये अलग है, बाकी ये सारे कुंभ के पर्यायवाची हैं। बाकी जो तत्सम तद्भव और पर्यायवाची ये चीज़ें हैं या विलोम शब्द हैं, इनके लिए आपको एक खाली ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार उनको लिखिए और उनको याद कीजिए, और कुछ दिन बाद आप देखोगे कि महीने 2 महीने बाद आपको मुँह जुबानी याद हो जाएंगे, ठीक है। अभी लगता है कि यार इतने कैसे याद होंगे, क्या होगा, बट फिर क्या होगा, आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो जैसे ही ऑप्शन देखोगे वैसे ही आपका आंसर आ जाता है। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कितनी बार आयोग इसको पूछ चुका है और बच्चे इसका गलत आंसर भी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक, हाँ ठीक है, ठीक। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है हवाई पत्र, बी है निर्यात पत्र, सी है पार पत्र या डी है परीक्षण पत्र। तो आपको बताना है कि पासपोर्ट जो हम यूज़ करते हैं ना, पासपोर्ट, उसे हिंदी में क्या कहते हैं। तो कुछ लोग इसमें निर्यात पत्र के साइड जा रहे होंगे, जो कि गलत हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं करना है। इसका जो राइट आंसर होता है वो पार पत्र, पार पत्र, ठीक है, जो आपको पार करा रहा है भाई, ये सोच लो। तो पार पत्र कैसे कहेंगे, पासपोर्ट को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी आज हमने प्रैक्टिस सेट 3 की बात करी, अब हम अगली बार प्रैक्टिस सेट 4 लाएंगे। और दूसरी बात, जो उत्तराखंड पुलिस का पेपर हुआ था 2022 में, कल उसे हम सॉल्व करेंगे, मैं इस चैनल पर डाल दूँगा। और उससे क्या होगा कि जो आने वाले बच्चे हैं कि कैसे पेपर आता है, इस चीज़ को सीख जाएंगे और समझ जाएंगे। और ठीक है, फिर आप लोग तब तक तैयारी कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।